Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Cameras on. Cameras on, everyone. Yes. Kavyansh, Sachin has switched on. Gaurav, Shik. You there? Is Abhyuday there? Good morning, ma'am. बेटा गुड मॉर्निंग, कैमरा ऑन करो अपना। Ma'am. देखिए किस किसने फेक अटेंडेंस डाली है। बेटा आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं डाली अपनी? क्लास? Ma'am, अभी डाल- हाँ डाल दो अटेंडेंस, है ना। और बेटा कैमरा भी ऑन कर लो प्लीज। Okay, tell me yesterday where did we stop the class? I think industrialization, age of industrialization we are doing. Keep the cameras on, children, all of you. Ishika, Yes, ma'am. बेटा कैमरा ऑन कर Good लीजिए। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग हर्ष, कैमरा ऑन करिए। मैम अभी कर रहा हूँ मैम, बस 2 मिनट दे दीजिए। हर्ष, इशिका, बेटा अगर कैमरा ऑन नहीं होगा हम आपको मीटिंग से हटा देंगे। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। अक्षत, इशिका, व्हाट अबाउट यू? Yes, ma'am. Opening. हाँ, I hope you all have the books with you. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So tell me where did we stop yesterday? Where up till where we have read?
I think before the industrial revolution we start. I think we have completed this portion. Yes, ma'am. No, ma'am. We have completed half of it. Half of it. Last paragraph. Yep. I think we have read. And Yes, ma'am. We were reading the last paragraph. Page 106 we have to start from, right? Ma'am, 82. Huh? Page 106, right? बेटा अजीत कैमरा ऑन कर लीजिए। आयुष आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। इशिका ने तो चलो मीटिंग ही छोड़ दी है। अजीत एंड काव्यांश कैमराज ऑन। Ma'am, what is the meaning of proto-industrial production? Proto-industrialization. Anybody in the class who would tell this? I told you when we started with the class. No, ma'am, not industrialization, ma'am. Proto-industrial production. कहाँ पे लिखा है proto-industrial production? System. Yes, ma'am. No, ma'am, only ma'am production. Where it is written? On which page number? Ma'am, last para we have covered, ma'am. Yesterday, ma'am. Last para, third line. Page 106 you are talking about. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am not getting it. Where it is? When the Ma'am, page 106, when the last paragraph. Second line, ma'am. Sorry, second line. Ma'am, before the coming up of the factory. अच्छा 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 इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर। ठीक है, ये आपका प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुआ कि हमें पता था मर्चेंट्स जो थे दे हैड डाइवर्टेड टुवर्ड्स द कंट्री साइड। कंट्री साइड में उन्होंने क्या करा, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए करने के लिए। जैसे एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसमें एक प्रोडक्शन यूनिट जो होती है उसमें अलग अलग प्रोसेसेस जो है कवर अप होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं, वाटर साइकिल की बात करते हैं, वाटर साइकिल का एक प्रोसेस चलता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर आपका प्रेसिपिटेशन होता है, फिर दोबारा से जो है ट्रांसपिरेशन भी होता है, फिर दोबारा से जो है पानी नीचे आता है। ठीक है, फिर दोबारा से इवेपोरेशन होता है, दोबारा से इवेपोरेशन होता है, दोबारा से कंडेंसेशन होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, राइट। ठीक ऐसे ही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था, जो मर्चेंट्स थे उन्होंने जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस थे उनको डिवाइड कर दिया था। कैसे डिवाइड कर दिया था? कुछ लोगों से वो जो है थ्रेड बनवाते थे, कुछ लोगों से वो धागों को इकट्ठा करवाते थे। भाई जो वैरायटी ऑफ जो क्वालिटी होती थी, अलग अलग क्वालिटी वूल को डिफरेंट सेग्रीगेट करवाते थे। फिर कुछ से वो जो है क्या करवाते थे, कुछ से प्लीटिंग करवाते थे, कुछ से वो फैब्रिक बनवाते थे, और फिर अल्टीमेटली उस फैब्रिक को ले जाया जाता था कहाँ पर? लंदन में, क्योंकि लंदन वाज द फिनिशिंग सेंटर, तो लंदन में उसको प्रोसेस करवाया जाता था। ठीक है, तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अलग अलग काम जो ये लोग मर्चेंट्स के लिए कर रहे थे, उस प्रोसेस में जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी, जब लोग घरों पर ही काम कर रहे थे, चाहे वो स्पिनिंग का हो, चाहे वो वीविंग का हो, चाहे फिर वो आपका फिनिश प्रोडक्ट बनाने का ही क्यों ना हो, तो इन सब काम के लिए क्या कर रहे थे वो लोग अलग अलग लोगों को उन्होंने डिप्लॉय करा हुआ था। अब अलग अलग लोगों को डिप्लॉय करने की वजह से जो पीजेंट्स थे, क्योंकि वो कंट्री साइड में वैसे भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, एग्रीकल्चरल आपका जो एग्रीकल्चर था वो काफी ज्यादा फ्लरिश नहीं हो पा रहा था, लोग बेरोजगार बैठे हुए थे। तो इसकी वजह से, मर्चेंट्स के आने की वजह से उनकी इनकम जो है थोड़ी बहुत बूस्ट हुई थी, क्योंकि कल्टीवेशन तो हो ही नहीं पा रहा था, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था वहां पे, भाई फसलें नहीं उग पा रही थी, इसलिए जो है लाइवलीहुड भी नहीं मिल रहा था। पर इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जहाँ पे फैक्ट्रीज में काम ना करके लोग अपने घरों में काम कर रहे थे, उससे उनके इनकम को एक बूस्ट मिला। ठीक, क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Fine. I think up till here only we have done. No, next 2 paragraphs we have to read. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आपको बताता है कि ये जो मर्चेंट्स का जो ये सिस्टम था,
Akshat, where is your book? Look into the book. Look into the book. Yes. Okay. So इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि किस तरीके से ये जो एक सिस्टम डेवलप हुआ, ये एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप बना। और वो क्यों क्लोज रिलेशनशिप बना? क्योंकि भाई हर इंसान अलग अलग काम कर रहा था, ठीक है। उस अलग अलग काम करने की वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो थोड़ा सा स्पीड अप हो गया था, ठीक है, ठीक है। यस मैम। चलिए, कैन वी हैव सचिन रीडिंग? Yes, ma'am. चलिए पढ़िए बेटा। Ma'am, from the coming up of the fact. ना within this system a close relationship. एक्सक्यूज मी मैम। Yes बेटा। तो मैम ये जो मैम गिल्ड्स थी जो मैम मना करती थी मैम आने के लिए, मैम नए मर्चेंट्स को आने के लिए, हाँ, तो मैम उनको जैसे पता नहीं लग रहा था ये कंट्री साइड में जाके कर रहे हैं। नहीं, उनको पता था कि कंट्री साइड में जाके कर रहे हैं, पर उनको ही लगता था कि भाई उनसे बेहतर कुछ नहीं बना पाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। पर ये लेटली उन्होंने रियलाइज करा कि भाई ये जो हमने जो मना करा उन लोगों को, मर्चेंट्स को सप्लाई ना करने का, उसकी वजह से मर्चेंट्स को फायदा हुआ। भाई मर्चेंट्स को कम कॉस्ट में काम हो रहा है, कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई नहीं है। भाई मर्चेंट डायरेक्टली जा रहे हैं, उन लोगों को जो भी ऑर्डर्स देना है दे रहे हैं और अपना सामान कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो वो इसकी वजह से क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कंपैरेटिवली कम हो गया, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्रॉफिट अर्निंग जो है इन लोगों की ज्यादा होने लगी, ठीक ठीक। चलो, यस सचिन रीड। अक्षत, लुक इनटू द बुक। Within this system, a close relationship developed between the town and the countryside. Merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside. A merchant, क्लोथियर clothier in England, purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. The yarn thread that was spun was taken in the subsequent stages of the production to weavers, fullers, and then to dryers. The finishing was done in London before the export merchants sold the cloth in the international market. London, in fact, came to be known as the finishing center. नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर, ठीक है। Center. इसको फिनिशिंग सेंटर बुलाया जाने लगा क्योंकि वहां पे सारा का सारा प्रोसेसिंग जो है, फाइनल जो टचअप होता था वो लंदन में ही होता था। सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करा, उसको कंपाइल करा और एक साथ भेज दिया कि भाई लंदन में वो प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, एक तो कॉस्ट कम आई, दूसरा कम टाइम में उनको ज्यादा काम मिलने लगा, ठीक। और मर्चेंट्स का भी एक से कैसे हो गया कि भाई टाउन्स में नहीं वो इस्टेब्लिश हो पा रहे थे, वो कंट्री साइड में उनका काम चल रहा था। उनको कोई टेंशन नहीं थी कि अपने उनको सुपरवाइज करना है किसी को, या किसी को उनको देखना है। जैसे अगर हम अपने घर में कोई काम करवाते हैं तो हम सुपरवाइज करते हैं ना उस काम को, हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा खर्च होता है। पर उन मर्चेंट्स के साथ क्या था, बिकॉज दे वर नॉट इनटू सुपरविजन, तो उनका टाइम भी सेव हो रहा था। प्लस जो भी जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमने इतना इतना काम दिया, आफ्टर 10 days आई विल कम एंड आई विल कलेक्ट, तो वो विद इन 10 days वाला सिस्टम, विद इन 10 days का टाइम पीरियड जो था उसमें वो मर्चेंट अपने बाकी काम कर रहा है। उसको उन लोगों के सर पे नहीं खड़े होना है कि भाई ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे हैव टू गिव वर्क इन टाइम, राइट राइट। Yes, sir. ठीक है। यस मैम। इसमें Yes, इन्होंने ma'am. अलग अलग टर्म्स यूज करी हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हर्ष, बोलो बेटा। मैम वूल स्टेपलर का मतलब क्या है? बेटा जो हमने भी आपको बताया था ना कि वूल को सेपरेट करता था, डिफरेंट वेराइटीज जो होती थी उनको अलग अलग करता था। फाइनेस्ट उससे थोड़ा सा लोअर, थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी अलग एकदम कर दी, उसका अलग उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। मैं उसको बनाने वाला वूल को स्टेपल। वूल को थ्रेड में जो है कन्वर्ट करने के लिए अलग करते थे कि भाई कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी खराब है, ठीक है। यस मैम। चलो, कैरी ऑन। एनीथिंग एल्स इन दिस टू बी एक्सप्लेन्ड? नो मैम। चलो, ओके, कैन वी हैव काव्यांश रीडिंग? काव्यांश, सो गए क्या बेटा? काव्यांश, रीड रीड
रीड लास्ट पैराग्राफ, 1.1 के ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो। मैम नींद आ गई। सुबह से क्लास नहीं में। मैम, वो नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज कट कट के आ रही है ना, अच्छा अच्छा, नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यस मैम, जब मैम वीडियो ऑन होती है मैम कभी कभार हो जाता है मैम। चलो कोई नहीं। काव्यांश नहीं मिला? मैम 1.1 के ऊपर वाला ना, हाँ या हाँ, फर्स्ट वाला? ना ना ना, 1.1 के ऊपर वाला जो आखिरी पैराग्राफ। मैम The आयुष सिंगर बहुत proto-industry- बढ़िया लग रहा है। हाँ मैम आयुष सिंगर बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटा, गर्मी में ऐसी कटिंग होनी चाहिए, है ना आयुष? Yes, ma'am. गुड। The, काव्यांश the read बेटा। proto-industrial system was the first part of the network of commercial exchange. It was controlled by the merchants, and the goods were produced by the vast number of producers working within their family farms, not in factories. At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. This meant that each clothier were controlling hundreds of workers. The coming up of the factory. The earliest factories in the England came up by the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in the late 19th century. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industries. By 1787, the import soared to 22 million pounds. This increase was linked to a number of exchanges within the process of production. Let us look briefly at some of these. A ओके, series of अभी रुको। investments. वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। बेटा ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ये आपको समझ में आ गया लास्ट पैराग्राफ? मैम एक लाइन नहीं आई मैम, जो सबसे मैम लास्ट वाली लाइन है। Yes, ma'am, the clothes. वो क्या लग रहा था, चलो कोई नहीं। इसमें देखो वो बता रहा है कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एक ऐसा सिस्टम था जहां पे कमर्शियल एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, अब जैसे आप सपोज करो हर्षवर्धन एक मर्चेंट है और हम सारे उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे पर पर्सन, आप एक पर्सन जो है वो डिनोट करता है 20 पीपल को। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 5 5 पीपल आर देयर, दैट मीन्स 5 2 जा 10। तो अगर 5 20 जा 100 होता है, तो आप ये समझ लो कि हर्षवर्धन जो है अकेले 100 लोगों को कंट्रोल कर रहा है। इसमें उन्होंने यही बताया, क्योंकि वो अपने सुपरविजन में तो नहीं कर रहे थे, बट अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स पे सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे। तो उसकी वजह से ये था कि जो मर्चेंट्स थे वो एक तरीके से वो 100 लोगों से काम करवा रहे थे एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं था कि एक अभी कर रहा है एक बाद में करेगा। 100 लोग एक साथ एक समय पे उस मर्चेंट के लिए काम कर रहे थे विदाउट हिज सुपरविजन। उसको उनके सर पे खड़े भी नहीं होना पड़ रहा, क्योंकि दीज पीपल वर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring timely supply of what they have been asked to do. Clear? Yes, ma'am. Clear? यस मैम। ठीक है, चलिए अब कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब ये कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के इंस्टॉल होने से पहले फैक्ट्रीज जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई। फैक्ट अब ये जो हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं या जो हम ये पढ़ रहे हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले किस तरीके से ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए जिससे कि इंडस्ट्रीज जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, और उस इंडस्ट्रीज के एग्जिस्टेंस में आने से पहले कैसे फैक्ट्रीज सेटअप हुई, और धीरे धीरे इन फैक्ट्रीज ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का रूप ले लिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया फ्रॉम अ स्मॉल फैक्ट्री टू अ लार्ज इंडस्ट्री। राइट? राइट? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, अब ये हम लोग सब जानते हैं कि ब्रिटेन, इंग्लैंड जो था वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ।
ठीक है, ठीक। तो इन 2 पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटेन इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज जब आई तो किस तरीके से वहां पे जो फैक्ट्रीज थी वो मल्टीप्लाई होती गई, ठीक। Yes, Right? ma'am. Anything in the first 2 paragraphs not clear or understood? Ma'am, please give 1 minute, ma'am. I will get. Okay. Ma'am, clear. Clear? Fine. Yes, ma'am. Chali. Akshat, what about you? All understood? Yes, ma'am. Right. Can we have Ayush reading now? Yes, sir. The a series of in, in, Inventions. invention in 18th century increased Efficacy of each step of production process. process, carding, toasting, spinner, and rolling. They advanced Enhanced the output per worker, available each worker enabling to produce more enabling each worker to produce enabling each worker to enabling each worker to produce more, and they made possible the production of strong, thinner, and yarn. threads, Then stronger threads and yarn. yarn. चलो carry on. चलो आप रुक जाओ, आयुष आप रुको, let Akshat read. Akshat. Okay. Then Richard Arkwright created the cotton mill till this. Richard. Then Richard Arkwright created the cotton mill till this time. As you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households. But now the costly new machines could be purchased, set up, and maintained in the mill. Within the mill, all the processes were brought together under one roof and management. This allowed a powerful, more careful supervision over the production process, a watch over quality, and the regulation of labor of all of which had been difficult to do when production was in the countryside. In the early 19th century. Wait a second. Anything in this to be explained? They are simply telling you that how the process of production was involved. When the factories came up, how things became easier, how everything was taking place under one single roof. Different units, like under one roof, rooms were segregated where different processes were taking place simultaneously, right? मैम ये रिचर्ड ऑकराइट कौन था मैम? बेटा ये रिचर्ड ऑकराइट एक पर्सन थे जिन्होंने कॉटन मिल का इंट्रोडक्शन करा। उन्होंने जो है कॉटन मिल्स बनाई जहाँ पे कि कॉटन के जो थ्रेड्स और वो सब जो प्रोसेसिंग हो रही थी उसके काम होने लगे। पहले क्या हुआ था, पहले जो है ये इंडिविजुअली अलग अलग घरों में हो रहा था और फिर फिनिशिंग सेंटर पे इसको काम हम लोग कपड़ा बना रहे थे, ठीक है, उससे गुड्स बना रहे थे। बट कॉटन मिल के आने से क्या हुआ, कॉटन मिल के आने से जो इनिशियल प्रोसेस था फ्रॉम द कॉटन बॉल टू दी फैब्रिक, वो सारे प्रोसेसेस एक छत के नीचे होने लगे, ठीक। और इन कॉटन मिल्स में इन्होंने क्या करा, इन कॉटन मिल्स में इन लोगों ने जो है आपके जो प्रोसेसेस थे उनको मशीन्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड करना शुरू करा। मतलब पहले तो इंसान कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, छोटी छोटी मशीन्स को इंस्टॉल करा जिससे कि मशीन की हेल्प से ये काम लेना इन्होंने शुरू करा इन दी फैक्ट्रीज और दी मिल्स विच वर देयर, ठीक है। चलो, can we have Harshvardhan reading now? Yes, ma'am.
In the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of the English landscape. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology. The contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the balance and the workshop where production still continued. हाँ जी, इस पैराग्राफ में देखो इन्होंने क्या बताना चाहा है। इस पैराग्राफ में Yes, इन्होंने ma'am. बताना चाहा है कि जब अर्ली 19th सेंचुरी में जो फैक्ट्री जो है वो बढ़ती गई, ठीक है, तो जो आपका जो इंग्लैंड था, इंग्लिश लैंडस्केप यहाँ पे इंग्लैंड के लिए यूज करा गया है। इंग्लैंड में आप हर तरफ जब नजर उठा के इंसान देखता था तो उसको फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज नजर आती थी, ठीक है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी थी उसको जिस तरीके से यूज किया जा रहा था, पीपल वर क्वाइट अमेज्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि so magical seems to be the power of new technology that the contemporaries were dazzled. Contemporaries मतलब उसी समय में जो लोग थे अलग अलग जगहों पे, वो इस चीज को देख के बड़े हैरान रह गए कि भाई इस तरीके से इतना जो है क्विक डेवलपमेंट, कितना क्विक ग्रोथ हो रहा था अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड, राइट। और फिर वो ये कह रहा है Yes, ma'am. they concentrated their attention on the mills, almost forgetting the by-lanes and the workshops where production still continued. हमें ये पता है कि मर्चेंट्स जो हैं कंट्री साइड में भी काम करवा रहे थे ना, अलग अलग घरों में अलग अलग लोगों के पास। तो वो ये यहाँ पे कह रहा है कि ये मतलब ये जो नई फैक्ट्रीज जो आ रही थी, इनका जो नंबर बढ़ते जा रहा था वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था कि मर्चेंट्स और जो लोग थे वो भूल ही गए थे कि भाई वो बायलेंस अलग अलग जगहों पे कंट्री साइड में लोग आज भी वो सब काम कर रहे हैं जो इन फैक्ट्रीज के, ये मिल्स के आने से पहले हो रहा था, ठीक। वहां पे प्रोडक्शन अभी भी हो रहा था, ऐसा नहीं था कि वो प्रोडक्शन बंद हो गया था कंट्री साइड वाला, वो अभी कंटिन्यू ही था, ठीक। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम, एक बार मैम पहली लाइन फिर से बता दीजिए, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। इन द अर्ली 19th सेंचुरी। यस मैम, बस मैम एक लाइन जो है मैम। वो सिर्फ ये कह रहा है कि अर्ली 19th सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज थे उनका कंपैरेटिवली जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड का जो लैंडस्केप था, अगर जैसे अगर मिड अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड का लैंडस्केप जो है एकदम चेंज हो गया था, क्योंकि जहां पे भी आप उठा के नजर देखते आपको वहां पे मिल्स ही फैक्ट्रीज नजर आ रही थी, जो कि शायद पहले नहीं थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था वैसे वैसे फैक्ट्रीज का जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज थी वो उनका वो परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहा था। यहाँ पे सिर्फ ये बताया है लोग, ठीक। चलिए, नाउ कमिंग टू द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब हमें ये देखो बेटा, हम सभी ये जानते हैं कि जो हमारा जो इंडस्ट्रियल पेस था वो थोड़ा सा स्लो था, जबकि इंग्लैंड में जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वहां पे ये सबसे ज्यादा था, ठीक है। बट नियर बाय एरियाज में वो बहुत ज्यादा पेस उसकी नहीं थी। धीरे धीरे पीपल वर स्विचिंग टू दी मशीन्स, ठीक है, ठीक है। Let us read and then I'll explain, okay? Yes, ma'am. Chalo. Can we have Kavyansh again reading? Yes, ma'am. हाँ जी। The pace of industrial change. How rapid was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? First, the most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metals. Growing at the rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to 1840s. After the iron and steel industry led the way with the expansion of railways in the England from the 1840s and in the colonies from the 1860s. The demands for iron and steel increased rapidly. By 1873, Britain was the exporting iron steel worth 77 million euros. 77 million euros, double the value of the cotton export. Second, the new industries could not easily displace traditional industries. Even at the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in the technology advanced industrial sector. Textile was the dynamic sector, but a large portion of the output was produced
not within the factory but outside the domestic units. Third, the pace of the change in Excuse the me, ma'am. tradition. जी बेटा बोलो No, ma'am. बोलो बोलो हर्ष I'm clear, ma'am. मैम क्लियर मैम, वो एक डाउट था, वो क्लियर हो गया। क्या क्या कौन सा बताओ मैम वो मैम रीडिंग के बाद मैं पूछ लेता हूँ मैम, वो अलग से था मैम। चलो ठीक है तो ठीक है चलिए इन दोनों चीजों में इन दोनों पैराग्राफ में हमें कुछ समझाने की जरूरत है। वो ये कह रहा है कि जो प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो कितना तेज था, ये हम अलग अलग पॉइंट से पता लगाएंगे। पहला तो वो कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा डायनेमिक इंडस्ट्रीज जो थी वो कहाँ पर थी, वो आपकी ब्रिटेन में थी। कहाँ थी वो? डायनेमिक डायनेमिक का मतलब हुआ एक्टिव इंडस्ट्रीज जो थी, ठीक है, जो कि वर्किंग कंडीशन में थी, वो आपकी ब्रिटेन में थी। सबसे ज्यादा किस चीज की प्रोडक्शन किस चीजों की बनाई डाली गई थी, जो इंडस्ट्रीज डाली गई थी, वो आपकी कॉटन, स्टील एंड आयरन। ठीक, कॉटन एंड मेटल्स, ठीक है। यस मैम। और कह रहा है कि कॉटन तो अपने आप में लीडिंग सेक्टर था ही फर्स्ट फेज में, बट सेकंड बाय 1840s जो है आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी एग्जिस्टेंस में आ गई। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में ज्यादा इसलिए भी आई, उसका रैपिड ग्रोथ इसलिए भी हुआ क्योंकि रेलवेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। रेलवेज के इंट्रोडक्शन के साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने एकदम से बूस्ट पकड़ा था, ठीक है। फर्स्ट में यही बताया। सेकंड वाले में वो बता रहा है कि जो न्यू इंडस्ट्रीज थी उन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं करा था। इट वाज नॉट वेरी इजी। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हटा देना बहुत मुश्किल होता है। कह रहा है कि 19th सेंचुरी के एंड में less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sector। केवल 20% जो वर्कफोर्स था वो आपके मशीन्स वाले जगहों पर एम्प्लॉयड था। टेक्सटाइल जो था वो आपका एक डायनामिक सेक्टर था, बहुत एक्टिव सेक्टर था, क्योंकि टेक्सटाइल की सबसे ज्यादा डिमांड थी। कह रहा है पर एक लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट जो था वो फैक्ट्री से ना आके बाकी डोमेस्टिक यूनिट जो थी वहां से आता था। वो डोमेस्टिक यूनिट्स क्या हुई, जो आपकी कंट्री साइड में जो लोग अपने घरों में काम कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज द डोमेस्टिक यूनिट। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। चलिए then the pace of the change, third and fourth paragraph. Harsh, can you read? Yes ma'am. Third, the pace of change in the traditional industries was not set by steam powered cotton or mill industries, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making, and production of implements. Fourth, technology changes occurred slowly. They did not spread dramatically across the industrial landscape. New technologies were expensive, and merchants and industrialists were cautious about using it. The machines often broke down, and repair was costly. They were not as effective as their inventor and manufacturers claimed. इसमें कोई चीज जो आपको समझाने वाले हो? आई होप ये क्लियर है। मैम ये मैम फर्स्ट मैम ये ऐसे क्यों गिवन है मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में? ये अरे भाई फैक्टर्स है ना, ये रीजंस हैं कि कितनी तेज पेस में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ओके ठीक है, हाँ कैरी ऑन। Consider the case of steam engine. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. His industrialist friend Matthew Walton manufactured the new model, but for years he could find no buyers. At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England. Of these, 80 were in the cotton industries, 9 in wool industries, and rest in mining, canal work, and iron work. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industrialists.
Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and labor. ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हो? मैम एक बार मुझे रिकैप में बता दीजिए मैम जरा सा। अब वो बता रहा है, 1 मिनट में बता दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम बता रहे हैं। ये 4th पॉइंट तक समझ में आ गया सब कुछ? यस मैम, ठीक है। यस मैम। कह रहा है ये जो 4 पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन करे उसके लिए एक एग्जांपल दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम स्टीम इंजन का केस कंसिडर करते हैं, स्टीम इंजन जब एग्जिस्टेंस में आया तब काफी लोगों का काम हल्का हो गया। जेम्स वॉट जो था, हमें पता है जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की वो करी थी, इजाद करी थी, इन्वेंट करा था, उसको करा था ना? यस मैम, यस मैम। कह रहा है पर स्टीम इंजन जो एक्चुअल में बनाया था वो बनाया था न्यू कॉमन ने, ठीक है। पर जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रोवाइज करा और उसका जो पेटेंट था, उसकी जो अथॉरिटी थी ऑफ इन्वेंशन, वो उसने अपने नाम करवा ली कि ताकि कोई और ये ना कह सके कि मैंने बनाया है ये, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद जब इन्होंने स्टीम इंजन बनाया तो पहले तो काफी टाइम तक कोई खरीदार उसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो महंगा लगा उनको, उन्हें लगा कि मशीन यूज करना हमारे लिए बड़ा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 19th सेंचुरी के बिगनिंग में केवल आपके जो है 321 स्टीम इंजन थे। 1 मिनट बेटा, इसकी बैटरी लो हो गई है, 1 मिनट। ठीक है, केवल 321 आपके स्टीम इंजन थे जो कि अलग अलग जगहों पे काम में इस्तेमाल में आ रहे थे। कैन यू हियर मी? यस मैम, ठीक है। यस मैम। एग्जाम्पल के तौर पे उसने बताया कि केवल इंग्लैंड में 80 कॉटन इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जहां पे इनको यूज किया जाता था। 9 स्टीम इंजन को यूज किया जाता था वूल इंडस्ट्री में, और बाकी जो बचे उनको आपके माइनिंग इंडस्ट्रीज या कैनाल वर्कर्स या आयरन वर्कर्स जो है अपने साथ यूज करते थे, ठीक है। और कह रहा स्टीम इंजन जो थे वो दूसरी इंडस्ट्रीज में एक पूरी सेंचुरी तक इस्तेमाल में नहीं आए। कह रहा है इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इनहैंस्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रीज। कह रहा है कि जो मशीन्स इंसान का काम कई गुना बढ़ा देता, वो भी जो है उस टेक्नोलॉजी को भी लोगों को अडेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कह रहा है historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the middle 19th century was not a machine operator but the traditional craft person and laborer। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में, मिड 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के मध्य में, कह रहा है हिस्टोरियन जो इतिहासकार थे वो इस बात को मानने लगे थे कि जो मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे थे वो मशीन ऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो क्राफ्ट्समैन थे या लेबरर थे, राइट? हर्ष, यस मैम, क्लियर नाउ? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. आई होप यहाँ Yes, तक ma'am. आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों को जो हम जितना हम यस मैम, आ गया। आ गया ना यस अच्छे से? मैम, आ गया। Yes, ma'am. मैम बस एक चीज मैम, ये जो मैम ब्रिटेन और इंग्लैंड है मैम, ये सेम है ना मैम? हाँ बेटा बिल्कुल। तो मैम इसमें मैम ये मैम इसमें मैम इन दोनों में चेंज क्या है? बेटा चेंज ये था कि ब्रिटेन, आपको पता है इंग्लैंड जो ब्रिटेन था वो ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना था, आयरलैंड स्कॉटलैंड इन सबको अपने अंदर मिला के। पहले इंग्लैंड जो था वो इंग्लिश पार्लियामेंट जो है केवल एग्जिस्ट करती थी उसमें, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलिए क्लास इज गोइंग टू एंड एनी टाइम।